अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। पाकिस्तान अफेयर के अंदर आज हमने जो डिस्कस करना है वो हमने करना है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर हम फर्स्ट 11 अमेंडमेंट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फाउंडर कौन है। ठीक है, उसके फाउंडर हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो ये बात आपने याद रखनी है, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर कौन है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं। और जो फर्स्ट 7 अमेंडमेंट्स हुई वो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खुद ही की, उनके ही दौर में हुई। ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन आया 1973 का उसके फाउंडर भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं और फर्स्ट 7 जो अमेंडमेंट हुई वो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में ही हुई। ठीक है। अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है नंबर 1। ठीक है। अच्छा, अब नंबर 1 के अंदर क्या बात की गई है कि रिफाइन बाउंड्रीज। गौर से सुनिएगा, किसी भी चीज की समझ नहीं है मेरे से ग्रुप में पूछ लीजिएगा, यहाँ पे कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है। लेकिन आपने इसको लाजमी करना है और गौर से एक एक चीज को सुनना है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका वन पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं और वैसे भी आपने इसको CSS PMS के हवाले से भी करना है। ठीक है। अच्छा, हम अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर बात की गई है रिफाइंड बाउंड्रीज की। ठीक है, किसकी बात की गई है? रिफाइंड बाउंड्रीज की। जब 1971 के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों अलग अलग, बड़ी इजी इजी सी चीजें हैं, बस आपने इनकी जो डिफाइन लिखी हुई है ना उसको अपने माइंड में बिठाते जाना है। ठीक है। पहली जो अमेंडमेंट हुई उसके अंदर बाउंड्रीज जो थी उनको रिफाइंड किया गया। ठीक है। 1971 के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान क्या हुए, दोनों सेपरेट हो गए, दोनों अलग हो गए। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बन गया। ठीक है। उस वक्त क्या किया गया, उस वक्त बाउंड्रीज रिफाइन की गई। तो वो आपकी कौन सी अमेंडमेंट है? पहली अमेंडमेंट है। ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो आपसे PPSC काफी दफा पूछ भी चुकी है वो आपकी है सेकंड अमेंडमेंट। ठीक है। सेकंड अमेंडमेंट के अंदर बात की गई है कि जो कादियानी है वो नॉन मुस्लिम है। ठीक है। सेकंड अमेंडमेंट के अंदर कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया है। ठीक है। तो कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया है और जहां पर मुसलमान के डिफाइन भी बताया गया कि मुसलमान वो है जो अल्लाह और उसके नबी पर ईमान लेके आए। ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो आपकी नंबर 2 अमेंडमेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नंबर 2 अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जिसके अंदर बात की गई है कि कादियानी जो है वो नॉन मुस्लिम है। और आपने इसमें ये भी याद रखना है कि अगर वो आपसे पूछ ले मुसलमान के डिफाइन जो है वो भी आपकी जो दूसरी अमेंडमेंट हुई उसी के अंदर आपके मुसलमान के डिफाइन बताएगी कि मुसलमान कौन है और कादियानी जो है वो नॉन मुस्लिम है। ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड आता है। थर्ड के अंदर आ जाए। थर्ड में बात की गई है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। अच्छा, अब इसके अंदर उसने क्या बात की है प्रिवेंटिव डिटेंशन की। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये कि एक ऐसा बंदा है जिसने जुर्म किया नहीं है। ठीक है, एक ऐसा बंदा है जिसने जुर्म किया नहीं है लेकिन हमें उससे खतरा है कि ये कोई क्राइम कर सकता है। ठीक है, ये कोई जुर्म कर सकता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको नजरबंद कर दिया जाता है। ठीक है। तो आपने यहाँ पे याद रखना है नंबर थर्ड के अंदर एक ऐसा बंदा जिसने कोई जुर्म नहीं किया लेकिन आपको उससे खतरा लाक है कि ये कोई क्राइम कर सकता है, कोई जुर्म जो है उसको कर सकता है, तो उसको नजरबंद किया जाता है। तो थर्ड के अंदर उसका जो पीरियड है उसको एक्सटेंड किया गया है। थर्ड अमेंडमेंट के अंदर क्या किया गया है, उसके पीरियड को एक्सटेंड किया गया है। अब यहाँ पे दोबारा से सुन ले, रिवाइज कर देती हूँ। नंबर 1 के अंदर बाउंड्रीज डिफाइन की गई है। नंबर 2 के अंदर कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया है। नंबर 3 के अंदर कोई भी ऐसा बंदा जो जो उसने जुर्म नहीं किया लेकिन आपको खदशा है, आपको डर है कि ये जुर्म कर सकता है, ठीक है, उसका जो पीरियड था उसको एक्सटेंड किया गया। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाए। अब नंबर 4 भी उसी से रिलेट है। ठीक है, जो आपने नंबर 3 किया ना, 3 अमेंडमेंट पड़ी, ठीक है, कि हमने उसके टाइम पीरियड को क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। फिर नंबर 4 के अंदर भी उसने यही बात की। नंबर 4 में वो कहता है बेल इन प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड एडिशनल सीट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है। अब सबसे पहले उसने बात की बेल ऑफ प्रिवेंटिव। अब वो यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसकी बेल जो है, ठीक है, उसकी बेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट दे सकती है। यहाँ पर आपने ये याद रखना है। ऊपर हमने 3 में क्या पढ़ा, एक बंदा है जिससे आपको किसी क्राइम का खतरा है, ठीक है, तो उसको न जाएगा, उसका जो पीरियड था उसको एक्सटेंड कर दिया गया। फिर नंबर 4 में उसने उसी की बेल की बात की। 3 और 4 दोनों सेम है, आपने एक साथ ही याद करनी है। ठीक है। 4 में उसने क्या कहा कि उसी की बेल की बात, कि बेल कौन देगा, आप साथ लिख लें, बेल जो दे सकती है वो सिर्फ हाई कोर्ट दे सकती है। ठीक है, बेल कौन दे सकती है, सिर्फ हाई कोर्ट दे सकती है। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी पार्लियामेंट है उसके अंदर माइनॉरिटीज की जो सीट्स थी उनको भी ऐड किया गया। ठीक है। बस यहाँ पर इतनी सी बात है। फिर नंबर 5 पे आ जाए। अच्छा, नंबर 5 के अंदर बात की गई। अब नंबर 5 भी बहुत इजी सी है।
इसमें भी उसने सिंपल लिखा कि वाइडन स्कोप ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि जो हाई कोर्ट है ना, उसके ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई गई, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, उसकी कुछ पावर को कम कर दिया गया और उसकी पावर्स को उसके सूबों तक महदूद रखा कर दिया गया। ठीक है, फिफ्थ अमेंडमेंट में क्या किया गया कि जो हाई कोर्ट थे उनके ऊपर क्या किया गया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, उनकी जो पावर्स थी उनको कम कर दिया गया, उनकी पावर्स को सिर्फ उनके सूबों तक महदूद किया गया। ये आपको कौन बता रहा है? फिफ्थ अमेंडमेंट बता रही है। ठीक है, फिर सिक्स के ऊपर आ जाए। सिक्स के अमेंडमेंट के अंदर बात की गई है रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस। ठीक है, यहाँ पर जो जजेस हैं उनके एज के रिटायरमेंट के ऊपर कि कितनी एज उनकी होगी तो उनको रिटायर किया जाएगा। ठीक है, उनकी रिटायरमेंट ऑफ एज के बारे में बात की गई है, तो वो 65 होगी, और जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी 62 होगी। ठीक है, फिर नंबर 7 पे आ जाए। नंबर 7 में सिंपल सिंपल चीज है जो ऊपर ऊपर उसने लिख दिया है। वो कह रहा है नंबर 7 के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर प्राइम मिनिस्टर। अब नंबर 7 के अंदर उसने प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार दिया है कि वो रेफरेंडम करवा सकते हैं। ठीक है, नंबर 7 के अंदर प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार दिया गया है कि वो रेफरेंडम करवा सकता है। अब 7 हमने डिस्कस की है। पहली के अंदर हमने क्या बात की कि बाउंड्रीज को रिफाइन किया गया। दूसरी मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी याद रखना है, भूलना नहीं है, बार बार बता रही हूँ। पीपीएससी के पेपर में वो काफी दफा आपसे पूछ चुका है। इसके अंदर बात की गई है कि कादियानी जो हैं उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया, मुसलमान की डिफाइन बताई गई है और कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया। ठीक है, थर्ड के अंदर एक्सटेंड पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब थर्ड के अंदर उसने क्या किया, एक ऐसा बंदा जो किसी जुर्म का इरादा रखता है, उसने किया नहीं है, मुझे डर है, ठीक है, गवर्नमेंट को डर है कि ये जुर्म कर सकता है, तो गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, नजरबंद कर सकती है। तो थर्ड के अंदर उसका जो पीरियड था उसको एक्सटेंड किया गया। फोर में क्या किया गया, उसकी बेल जो थी वो कौन दे सकता है, हाई कोर्ट देगा, इसके ऊपर बात की गई। ठीक है, फिर फिफ्थ के अंदर हाई कोर्ट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, उनकी पावर को कम करके उनके सूबों तक महदूद कर दिया गया। सिक्स के अंदर जजेस जो थे उनकी एज के ऊपर बात की गई, और सेवन के अंदर ये बताया गया कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रेफरेंडम करवा सकता है। ठीक है, सिंपल हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है एट। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है एट। अच्छा, अब एट के अंदर आपने क्या देखना है। अच्छा, एट अमेंडमेंट जो है ना, ये आपकी स्टार्ट होती है 1985 से। ठीक है, जियाउल हक साहब के दौर में हुई ये 1985 में। अच्छा, अब यहाँ पर एट अमेंडमेंट के अंदर क्या हुआ, एट अमेंडमेंट में 58 आर्टिकल के अंदर टू बी इंसर्ट किया गया। 58 आर्टिकल को हम आगे जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि एट के अंदर आर्टिकल 58 के अंदर टू बी को इंसर्ट किया गया। ठीक है, अब हुआ क्या इसके अंदर, इसके अंदर हुआ ये कि बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर किस तरह से कि जो सदर पाकिस्तान था उसको ये पावर दी गई कि वो जब चाहे असेंबली को डिसोल्व कर सकता है। ठीक है, एट अमेंडमेंट के अंदर क्या बात की गई कि 58 के आर्टिकल 58 के अंदर टू बी को इंसर्ट किया गया, और उसके अंदर ये बात की गई कि जो सदर पाकिस्तान होगा, जो पाकिस्तान का सदर होगा, वो जब चाहे पाकिस्तान की असेंबली को डिसोल्व कर सकता है। ठीक है, अब इसको याद रखिएगा, ये आगे भी बार बार रिपीट होने वाली है। ठीक है, ये वाली बार बार इस अमेंडमेंट के ऊपर काम किया गया है 58 वाली, तो आपने इसके ऊपर इसको अपने माइंड में यहाँ पे सेट रखना है, हम आगे इसको फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एट में सिंपल याद रखें, आर्टिकल 58 के अंदर टू बी जो है उसको इंसर्ट किया, वहां पर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम आया। उसमें क्या किया गया, जो प्रेसिडेंट होता है उसको ये पावर दी गई कि वो जब चाहे नेशनल असेंबली जो है उसको डिसोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 9 पे आ जाए। नंबर 9 के अंदर उसने बात की है शरिया विल बी सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, अब यहाँ पर बात की गई शरिया विल बी के सारे कानून जितने भी हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, जो शरीयत होगी वही सिर्फ पाकिस्तान के सुप्रीम लॉ में लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पर नाइन्थ अमेंडमेंट, अब इसके साथ आपने लिख लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखवाती हूँ आपको एक चीज, वो जब मैं आगे आपको ट्रिक बताऊंगी याद करने के लिए तो वो फिर आपको यहाँ पर इजी हो जाएगा। ठीक है, नाइन्थ अमेंडमेंट के अंदर बात की गई शरिया विल बी सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर कवानीन हैं, जितने भी कानून बनाए गए हैं पाकिस्तान के लिए, वो सारे के सारे खत्म कर दिए जाएंगे, और सिर्फ शरीयत आएगी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सुप्रीम लॉ में सिर्फ शरीयत होगी। ये वाली जो अमेंडमेंट थी ये कभी पास ही नहीं हुई। ठीक है, इसे देखिए मैंने नीचे मेंशन किया नेवर पास, तो आप इसके साथ लिख दे कि नेवर पास, ये पास नहीं हुई, इसको हम आगे देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आपके माइंड में ना एक क्वेश्चन भी आएगा, जब ये पास ही नहीं हुई तो फिर हम इसको नाइन्थ अमेंडमेंट क्यों कह रहे हैं। ठीक है, जब ये पास ही नहीं हुई तो हमने इसको नाइन्थ अमेंडमेंट क्यों कहा। देखिए, आपको पता है हमारी पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, अपर हाउस लोअर हाउस।
अब बात तो पहुंची ना, एक हाउस में बात पहुंची, वहां से सिग्नेचर भी हो गए, फिर दूसरे में पहुंची, वहां से पास नहीं हुई। जब एक हाउस में बात पास हो जाती है, दूसरे में नहीं होती, तो उसको नंबर अलाट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी वजह से इसको नंबर अलाट किया गया है, क्योंकि ये एक हाउस से पास हुई है, एक से नहीं हुई, तो इसको नंबर अलाट हो गया था। ठीक है, तो नाइन्थ अमेंडमेंट में सिंपल सी बात याद रखनी है कि इसमें सारे कवानीन खत्म होंगे, जो शरीयत होगी ये पास ही नहीं होगी ना, तो इस पे ज्यादा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि सारे कवानीन जितने भी होंगे वो खत्म हो जाएंगे, शरीयत सिर्फ पाकिस्तान में होगी। ठीक है, और इसी के बाद जो है वो जिया साहब जो थे उनकी शहादत भी हुई। ठीक है, वो भी आपको याद होगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए नंबर 10 के ऊपर। ठीक है, अच्छा, नंबर 10 के अंदर बात की गई है इंटरवल बिटवीन सेशन ऑफ नेशनल असेंबली। ठीक है, अब जो नेशनल असेंबली है उसका सेशन होता है। ठीक है, आपको पता होगा उसका सेशन होता है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया 10th अमेंडमेंट के अंदर, कि एक इजलास और दूसरे इजलास के दरमियान जो टाइम होगा ना, यहाँ पर जितने दिन का फर्क रखा जाएगा उसको यहाँ पर 10th अमेंडमेंट में बताया गया। ठीक है, यहाँ पर वो 10th अमेंडमेंट में सिंपल सी बात कर रहा है कि जो नेशनल असेंबली के सेशन होते हैं, कि एक इजलास हो रहा है फिर दूसरा इजलास हो रहा है, उन दोनों के दरमियान कितना वक्फा होगा। ठीक है, 3 इजलास होते हैं ना नेशनल असेंबली के, आपने याद रखना, नेशनल असेंबली के कितने इजलास होते हैं, 3 इजलास होते हैं। उन तीनों इजलास के अंदर, उन तीनों सेशंस के अंदर कितना वक्फा होगा, कितना टाइम लिमिट होगी, उसको यहाँ पर 10th अमेंडमेंट में बताया गया। ठीक है, तो वो साथ मैंने मेंशन कर दिया, 130 डेज होगा। ठीक है, कितना होगा, 130 डेज। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए 11 के ऊपर। ठीक है, 11 में बात की गई है कि रिविजनिंग रिजर्व सीट, अब यहाँ ये भी कभी पास नहीं हुई, इसके नीचे भी लिखते हैं नेवर पास। ठीक है, नाइन्थ भी पास नहीं हुई, 11 भी पास नहीं हुई। अब ये दोनों अपने माइंड में बिठा लें, ना 9वीं पास हुई है ना 11 पास हुई है। ठीक है, नाइन्थ और 11 दोनों पास नहीं हुई। अब 11 में क्या था, इसके अंदर भी यही बात की गई थी कि जो माइनॉरिटीज हैं उनकी सीट जो होंगी, जो अकलियत है, ठीक है, उनकी जो सीट्स होंगी उनको बढ़ाना था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको बाद में देख लेंगे, अभी आप इसको छोड़ दें। तो एक हाउस से पास हुई, एक से नहीं हुई, इस वजह से नंबर इसको अलाट हो गया, लेकिन आज तक इस मैटर को कभी देखा नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बात की गई थी कि जो अकलियतें हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उनकी जो सीट्स हैं ना उनको बढ़ाया जाए। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई इसके ऊपर खासी तवज्जो नहीं दी, उन्होंने इधर उधर कर दिया बात को, तो अभी तक ये पेंडिंग में ही पड़ी है। तो इसके साथ भी आप लिख दें नेवर पास। ठीक हो गया। अभी देखिए हमने 11 डिस्कस किया, आई थिंक आपको समझ भी आ गई होगी और आपको फौरन याद भी होगी। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आए, या किसी चीज की कोई चीज की समझ ना आए, या किसी कोई चीज याद ना हुई हो, ठीक है, कहीं पे कोई मसला आ रहा हो, मुझसे पूछ लिया करें बिला झिझक। ठीक है, डरे बगैर पूछा करें। दूसरी जो क्लासेस नहीं ना होती, वो कुछ आपकी भी वजह है और कुछ मेरी भी लेजीनेस है। ठीक है, आप भी मुझे बच्चे हैं कुछ, जैसे तारिक हो गए, वो मुझे मैसेज करते हैं, साइमा मुझे मैसेज करती हैं, तो उनकी वजह से ये क्लास हो रही है। ठीक है, आप लोग जो जितनी लेजीपन दिखाने हैं ना, वो उसकी वजह तो आप 1 महीना पूरा हो गया आपकी क्लासेस हुई ही नहीं है। ठीक है, दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर हमने बात की रिफाइंड बाउंड्रीज की, सेकंड में बात की कादियानी जो है वो नॉन मुस्लिम है, थर्ड के अंदर बात की कि एक्सटेंड पीरियड ऑफ प्रिवेंशन प्रिवेंटिव डिटेंशन की, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसका जो पीरियड है उसको एक्सटेंड किया जाए। फिर नंबर जो 4 है उसके अंदर उसकी बेल के ऊपर बात की गई कि उसकी बेल जो है वो सिर्फ हाई कोर्ट दे सकता है। नंबर 5 के अंदर हाई कोर्ट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। नंबर 6 के अंदर बात की गई जजेस की रिटायरमेंट के ऊपर। नंबर 7 में बात की गई कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिफरेंडम करवा सकता है। नंबर 8 के अंदर 58 में आर्टिकल 2B को इंसर्ट किया गया, जिसमें बताया गया कि सदर पाकिस्तान के पास सारी पावर होगी, ये पावर होगी कि वो जब चाहे नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो थी 9th, वो मैंने आपको कहा पास नहीं हुई, जिसमें कहा गया शरिया विल बी सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। उसके बाद 10th के अंदर बात की गई कि जो आपकी नेशनल असेंबली है उसके 3 सेशन होते हैं, उन तीनों सेशन के अंदर कितना कितना जो है वो टाइम पीरियड रखा जाएगा। ठीक है, फिर 11 के अंदर 11 भी पास नहीं हुई, ना 9 पास हुई, ना 11 पास हुई। तो उस 11 के अंदर भी ये बात की गई कि जो माइनॉरिटीज होंगी उनकी सीट्स जो हैं उनको बढ़ाया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने बात को अनसुना कर दिया और अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया, तो ये भी पेंडिंग में है। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखा करें, मेरे लिए ढेर सारी दुआएं किया करें। फी अमानिल्लाह।